बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से दुनिया में जो है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का संकट पैदा हो गया है और अगर यह युद्ध अभी और लंबा चलेगा तो उतना ही यह संकट बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जिस रूट से यह तेल आता है सारे लोग जानते हैं कि वो रूट लगभग ब्लॉक है। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां ईरान के हमलों के डर से ऑयल टैंकर फिलहाल गुजर नहीं रहे हैं और गुजर रहे हैं तो लगभग ना के बराबर। यह समय मुश्किल का है और संकट के ऐसे अवसर पर, आपदा के ऐसे अवसर पर दो तरह के लोग खास तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। पहले जमाखोर, जिनको जमा करना होता है और पैसा कमाना होता है, और दूसरे हैं पॉलिटिशियन। अच्छा, जमाखोरों का इलाज तो होता है, कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको पकड़िए, छापे मारिए, ये पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन आपदा में जो सियासी अवसर खोजते हैं उनका कोई खास इलाज होता नहीं। वैश्विक संकट का जब समय हो और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने तैयारी क्या की है। यह परीक्षा होती है आपकी तैयारी की, परीक्षा होती है दूरदर्शिता की कि आपने कितना दूर तक का सोचा और कैसे क्रियान्वयन किया है। आप पड़ोस के देशों का अभी हाल देख ही रहे हैं। युद्ध के शुरुआती 10 दिन में वहां क्या क्या हो रहा है। कर्मचारियों की सैलरी घटा दी गई पाकिस्तान में, सरकारी गाड़ियों का तेल आधा कर दिया गया। हमारे एक और पड़ोसी की बात करूं, बांग्लादेश की, तो उनका हाल यह हो गया है कि उनको डीजल हमसे लेना पड़ रहा है। भारत बांग्लादेश को डीजल भेज रहा है और अभी और भेजेगा। लेकिन भारत की तैयारी कम से कम ऐसे है कि जब चारों तरफ तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ा, बांग्लादेश में बढ़ा, और भी जगहों पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तब भारत में तेल के दाम स्थिर हैं। और सरकारी सूत्र यह कह रहे हैं कि अभी ये दाम स्थिर रहेंगे, फिलहाल तो नहीं बढ़ने वाले। गैस के दाम भारत में जरूर बढ़े हैं और 60 रुपए बढ़े हैं एक सिलेंडर पर। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि ऐसी कोई खास किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है और काला बाजारी वाली जो गैंग है वो इस पर एक्टिव है। एक कृत्रिम संकट बताने की तैयारी है, बनाने की नहीं, बताने की तैयारी है कि हां भाई बहुत बड़ा संकट है। जनता को कतारों में लगाने की तैयारी है। और दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस अफवाह तंत्र में उलझना नहीं चाहिए। हां, यह जरूर जानना चाहिए कि वैश्विक संकट है और दुनिया के हर देश पर इसका असर होगा, लेकिन भारत में ऐसा अभी कोई स्थिति नहीं आई है ऐसी कोई कि सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। कुछ संकट जो पड़ेगा वो स्वाभाविक है कि उद्योगों की गैस की सप्लाई कुछ हद तक घटेगी, व्यावसायिक सप्लाई में जरूर कुछ कटौती हो सकती है, लेकिन आम जनता की रसोई गैस कम नहीं होगी। सरकार का ऐसा कहना है। सरकार का कहना है कि इस वैश्विक संकट से निपटने के हम रास्ते भी खोज रहे हैं। आम जनता पर इसका कोई असर हम पड़ने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक के दौरान यह बात कही कि सभी मंत्रालय जो है वो मिलकर काम करें और आम लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित भी सभी मंत्रालय मिलकर करें। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, लेकिन जो विरोधी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जितना भी संकट है, ये जितना भी संकट आया है, ये सब कुछ मोदी की वजह से हो रहा है, ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, इसमें और कोई बात नहीं है, ये सब सरकार की वजह से। आप देख रहे हैं ट्रंप के सामने मोदी नतमस्तक हैं। देश क्या कर रहा है? देश सजा भुगत रहा है। कोई ये कह रहा है कि अभी तो लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद लकड़ियां जलाएंगे आप। कोई ये कह रहा है कि गैस, पेट्रोल, डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है देश में। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सियासी लड़ाई सरकार से हो सकती है, मौजूदा सत्ताधारी दल से हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा देश
एक सत्य तो जानता है कि ये जो युद्ध है ये भारत की वजह से नहीं हुआ। भारत ने ये युद्ध नहीं कराया, ये सारे लोग जानते हैं। और ये भी वो लोग जानते हैं कि जिस तरह के पागलपन में इस वक्त अमेरिका की सरकार चल रही है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं या ईरान के लोग चल रहे थे, भारत इस युद्ध को रोकने की स्थिति में भी नहीं था। और भारत तो क्या, दुनिया का कोई देश इस युद्ध को नहीं रोक सकता था जिस तरीके के हालात बन गए थे। यह अमेरिका और ईरान के पागलपन का नतीजा है जो इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन राजनीति के लिए क्या क्या कहा जाता है आप जानते हैं, और क्या क्या कहा जाएगा, मैं चर्चा इसी पर करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया भर के बाजार में हलचल तेज कर दी है। सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। भारत के पड़ोसी देशों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की हालत खराब है। पाकिस्तान में तेल की कमी के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की बिक्री सीमित कर दी गई है। वहीं भारत सरकार ने फिलहाल तेल की बढ़ती कीमत के असर से आम जनता को बचाकर रखा है। हालांकि एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब डिलीवरी के 25 दिन के बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकती है। पहले ये 21 दिनों के बाद हुआ करती थी। सरकार अभी किसी संकट से इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष खुलकर सरकार के रवैये पर सवाल कर रहा है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। बेंगलुरु में, बंबई में, बाकी जगह के ऊपर जो कुकिंग गैस है उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही सब कुछ तो हम कल चर्चा करना चाहते थे और अभी तो वहाँ पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ा दिया है। एलपीजी की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। Like the Minister of Foreign Affairs assured the House yesterday, and the Petroleum and Natural Gas Minister has repeatedly been assuring that the energy security of the country is foremost priority for the government. कंसर्न तो है, इतना बड़ा वॉर चल रहा है तो स्वाभाविक कंसर्न है और कमेटी बनाई है और इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है। ये भी सरकार की तरफ से आया, मंत्री जी जो बोल रहे हैं, तो कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कमेटी बनी है तो मुझे लगता है कि सरकार कंसर्न है, सारी चीजों को नजर रख रही है। लेकिन आम लोगों के मन में सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट की जंग लंबी चली तो भारत पर कितना असर पड़ेगा। क्या भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है? सरकार कह रही है कि गैस के हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पर्याप्त स्टॉक है। वैकल्पिक इंतजामों पर भी काम हो रहा है, लेकिन अफवाहें फैलाने वाले भी अपने काम पर लगे हैं। सवाल यही है कि आपदा के वक्त भी सियासी अवसर क्यों ढूंढे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रोफेसर हैं आप जेएनयू की और विदेश मामलों की जानकार हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जगदीश शर्मा लीडर कांग्रेस पार्टी के और निवान शर्मा इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। ये लकड़ी कंडों का इंतजाम हो गया है क्या? समाजवादी पार्टी तो दूरदर्शी लोगों की पार्टी है। भाई करना तो आपने इंतजाम कर लिया भदौरिया जी? अरे भाई लकड़ी नहीं
लकड़ी नहीं, कंडा का भी इंतजाम करना पड़ेगा जी। 60 रुपए बढ़ा दिया गया है, शायद आपको पता नहीं है। नहीं, आप मालूम है, मैंने कहा 60 रुपए मतलब आप समझते हैं जो 7 मार्च से लागू भी हो गया। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 60 रुपए कम नहीं होते हैं। एक बार में ही आपने एलपीजी जो घरेलू गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसका आपने बढ़ा दिया, जिसको हम अगर कॉमर्शियल में जाएंगे तो 115 रुपए बढ़ा दिए गए, और आप कह रहे हो कि कंडा का इंतजाम मत करो। अभी तो 60 बढ़े हैं, कल कितना बढ़ा देंगे, कौन जिम्मेदार होगा भाई? गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए 60 रुपए बहुत होता है। हो सकता है आपके लिए कम हो सकता है आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, आपने कह दिया नहीं 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 सारे इंतजाम पूरे हैं, कोई व्यवस्था की दिक्कत नहीं, और 60 रुपए ऐसे ही बढ़ गए। अगर कोई इंतजाम है तो 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? मैं पूछना चाहता हूँ ना, सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती? सवाल है कि हम हमेशा आम आदमी की चिंता करते हैं। 60 रुपए तो आदमी कमा नहीं पा रहा है पर डे। जो हालत आपने देश की कर दी है कि उनको पास रोजगार तो है नहीं किसी के पास में, या आपने इतनी उनकी सैलरी बढ़ा दी होती, सैलरी तो छोड़ो, रोजगार होगा तो सैलरी बढ़ेगी, वो तो है नहीं। 60 रुपए बढ़ा और दिया आपने, और आप हल्ला मचा रहे इतनी देर से क्यों? इंतजाम कर लिया लकड़ी का, इंतजाम कर लिया लकड़ी का नहीं, कंडा का करना पड़ेगा। लकड़ी तो वैसे ही नहीं ले पाएंगे आप, लकड़ी तो वैसे और भी महंगी हो रही है धीरे धीरे, हमें कंडा का इंतजाम करना पड़ेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है कि सरकार सिर्फ बातें करती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अभी बीजेपी के एक नेता कह रहे थे ना, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि सब जगह पूरी हाँ, बीजेपी के नेता कह रहे थे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग अफवाह फैलाते हैं। 60 रुपए बढ़ गया, अफवाह है तो आप खंडन कर दीजिए कि अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी का, ये अफवाह फैलाई जा रही है। जवाब दीजिए आप, बीजेपी का नेता बैठे प्रवक्ता बोल दें अफवाह है ये, बताइए विजय जी, जवाब देखिए सुनिए देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रेट है? ये अभी पिछले दिनों 120 रुपए बैरल तक पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय चले गए। हमने पेट्रोल डीजल के ऊपर 1 रुपए नहीं बढ़ने दिया, 1 पैसे नहीं बढ़ने दिया। 60 रुपए की बात करते हैं, ये तो अप एंड डाउन चलता है मार्केट में, लेकिन बढ़ने नहीं दिया, सुनिश्चित करने के लिए। अरे प्रभु खून चूस लिया करे, बढ़ने नहीं दिया कि इस तरह से उर्वरकों के जो, अरे प्रभु खून चूस लिया था, 100 रुपए पार कर गया था डीजल पेट्रोल, आप कह रहे हमने 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। अरे प्रभु इतना झूठ मत बोलो, टीवी बैठ के जनता देखेगी तो दौड़ा लेगी आपको। 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया, 100 रुपए पार कर गया था एक बार में, और आपको 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। कैसी बातें बोलते हो? तो कहां बढ़ा है बताइए, पिछले दिन में कौन से दिन डेट बताइए, जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ। अनुराग जी झूठ मत बोलो टीवी के ऊपर, ये झूठ बोलने, ये कहीं और झूठ बोलिए। बताइए युद्ध होने के शुरू युद्ध होने के बाद बताइए किस दिन 100 रुपए में रेट हुआ है? बताइए आप मुझे, पहले झूठ मत बोलो। आज मुझे बताइए 120 रुपए तक पहुंच गया क्रूड ऑयल पर बैरल, तो बताइए मुझे डीजल पेट्रोल के ऊपर पिछले 10 दिनों में कितने पैसे बढ़े हैं? बताइए ना आप मुझे, आपको चुनौती देता हूँ, कहाँ की कहाँ बातें करते हो आप? अरे बात अभी जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर बात हो रही है। आप राम जी इनको चुप कराइए, ये कौन सी बदतमीजी है भाई? मैं किसके बीच में नहीं बोलता हूँ। अब तो रसिया हमको 10% महंगा कर देगा, अरे सस्ता बेचता तो सस्ता हम लेते थे ना, हमने समय का सदुपयोग किया, समय का फायदा उठाया हमने। डॉलर प्रति बैरल हमें कमाल की बात है। सुन लीजिए आप, राम जी इनको चुप कराइए, इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है, ये बोलने नहीं दे रहे। आप अरे आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए, सुनिए। अब विदेश पॉलिसी सुन लीजिए, विदेश पॉलिसी बताता हूँ, राम जी समझ लीजिए, इनको चुप कराइए। अरे भदौरिया जी सुन लीजिए भाई, तथ्य पे आप सुनिए जरा, सुनिए। कौन डरता? अरे इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते हैं, इनके पास सुनने सुनाने की हिम्मत नहीं है, सच्चाई ये सुनना नहीं चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, ये है बात, इनको ऐसे पता नहीं है। सुनिए, इनको चुप, देखिए जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जय जी की बात आने दीजिए। भदौरिया जी अरे जो बोलिए, सुन तो लीजिए। भदौरिया जी आपको काउंटर करने का टाइम दूंगा, पहले विजय शर्मा की बात कंप्लीट हो जाए। 1 सेकंड रुक जाइए भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पॉइंट्स आ गए ना भाई, आपके पॉइंट्स आ गए। विजय जी बोलिए। राम जी कमाल की बात कर रहे हैं। राम जी सुनिए, देखिए तथ्य ये है कि हम रशिया से, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो मात्र 0.2 जो है क्रूड ऑयल खरीदते थे। जब हमारे पास मौका आया, हमने सस्ते रेट पे रशिया से 30 से 40% क्रूड ऑयल खरीदा।
जब उसने हमारे को डिस्काउंट देना कम कर दिया, हमने अन्य जगह तलाशनी शुरू कर दी। आज रशिया के पास मौका है। नहीं, कब कम किया? तो क्यों ना वो महंगा बेचेगा, लेकिन हमने स्थिर बनाई हुई है। कब कम किया बताओ ना। क्या? अरे सुनो, कब कम किया? किसकी तारीख पूछ रहे थे? बताइए किसकी तारीख। कब कम किया? तेल खरीदना कब किया? कब तेल का दाम बढ़ाया उसने जो आपने कम किया? जरा बताइए मुझे तारीख, मैं फिर बताता हूं आपको। अमेरिका ने जब आपको बोला कि तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका के दबाव में आपने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया। पहले 1.8 मिलियन पर डे मिलियन बैरल पर डे आप खरीदते थे। 1.8 मिलियन बैरल पर डे आप खरीदते थे, और उसको कम करके आपने 1.2 मिलियन बैरल पर डे कर दिया। अब धीरे धीरे वो भी घट के आ रहा था 800-900 पे। आप कम करते जा रहे थे। अच्छा बताइए कितने लाख बैरल हुआ? अच्छा बताइए कितने लाख बैरल हुआ? अच्छा बताइए, आप खरीदना कम करो। बताइए, कम कर दिया। बताइए 1.8 मिलियन क्रूड ऑयल कितना होता है? बताइए। 25 में कितना? अरे पता कुछ है नहीं, मिलियन। कुछ भी बोलते हो। सच बोलोगे तो अरे कुछ भी। 1.8 का मतलब तो जान लो। रही है। अरे अनुराग जी बताइए 1.8 का मतलब क्या होता है? बताइए ना। झूठ बोलोगे। अरे बताइए। पकड़े गए 1.8 मिलियन का। अरे बताइए ना, आंकड़ा बताइए। आंकड़ा नहीं पता आपको। ओके ठीक है। हर बारी में नहीं, दोनों 10,40,000 बैरल। नहीं, उसमें फैक्ट्स जाने चाहिए, फैक्ट जाने चाहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अभी जगदीश शर्मा के पास में जाऊंगा, जगदीश शर्मा के पास जाऊंगा। आनंद विजय भी मेरे साथ है, अंशु जोशी भी मेरे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी। अभी भी 19% अपने कुल तेल आयात का भारत रूस के साथ खरीद रहा है। रूस के साथ एक दिन भी तेल की आयात जो है रोका नहीं। और आसमान इस बात को लेकर जगदीश जी सिर पे उठा लिया गया था कि रूस के साथ हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर बंद कर दिया। क्या अमेरिका हमको इजाजत देगा? सरकार ने बताया हम तो पर डे खरीद रहे हैं। अभी अनुराग जी ने बताया कि कम हुआ है, ये 1.8 से 1.2 मिलियन बैरल कर दिया पर डे। ये अनुराग जी का फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर चीज को आप राम जी नहीं, हाँ बताइए जगदीश जी। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि हर चीज में आप पॉलिटिकल फायदा लेंगे क्या? भाई वैश्विक संकट है तो उस वैश्विक संकट तो सबके लिए है। आप भले लेफ्ट पार्टी में हो, राइट पार्टी में हो, किसी में हो, लेकिन वैश्विक संकट तो सबके लिए आया है ना। देखिए राम जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस बात को भूल जाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और आप हमारी तुलना करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। अरे भाई हमारी तुलना, हमारे प्रधानमंत्री की तुलना करो अब रशिया से, अमेरिका से, चाइना से। मुझे बहुत बुरा लगा कि वहाँ रेट ये होगा। हम तो विश्व गुरु हैं। जब सरकार उत्पादन बढ़ा रही है तो 60 रुपये भी नहीं बढ़ाने चाहिए थे, थोड़ा वेट करते, क्योंकि उत्पादन बढ़ा। अभी हमारे पास 25 दिन का माल भी पड़ा है। कहना क्या मैं समझता हूँ। दूसरा आपने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। भाई सरकार के मंत्री हैं, सरकार बैठी है और सरकार ही देखेगी कौन जमाखोरी कर रहा है। कांग्रेस की तो कहीं सरकार नहीं है, ना स्टेट में ना सेंटर में। जमाखोरी भी करेंगे तो इनके ही लोग करेंगे। कहना क्या मैं समझता हूं जिस तरह के हालात हैं। हाँ, जो सरकार कहती है, हमेशा मैंने नोट करा है, जो हमारे मुखिया कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि आपके अच्छे दिन वाले तो समझ लिए आपके बुरे दिन आने तय हैं। अभी उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल अभी नहीं बढ़ेगा। आज मीटिंग हो गया आनंद फानन में। अब ये समझ लिए देश पर संकट आने वाला है, अब बढ़ेगा, क्योंकि आपने दिखा दिया है कि बांग्लादेश में बढ़ रहा है, हाहाकार मच रहा है, पाकिस्तान में ग्राउंड बना दिया आपने ग्राउंड बना दिया। हमें समझ में आ रहा है और हम बोले भी ना, हम पूछे भी ना। ग्राउंड्स बनाने का क्या मतलब इसमें? ये मैं अपने घर से जानकारी लेके आया। मैंने क्या ग्राउंड बना दिया? पाकिस्तान ने तेल बढ़ा दिया तो मैंने ग्राउंड बना दिया। संकट बांग्लादेश को हम तेल भेज रहे हैं तो मैंने ग्राउंड बना दिया। कुछ भी जगदीश जी, कुछ भी। ये प्रधानमंत्री के बाप का देश नहीं है। संकट की घड़ी में भारत के सभी नेताओं को बैठाकर बात करनी चाहिए कि हमें कैसे लड़ना है और कैसे संभालना है। क्या बात है? असल में क्या है जगदीश जी, आप ये चाहते हैं कि अच्छी खासी जो डिबेट चल रही है उसको डिरेल किया जाए। इसमें माँ बाप जोड़ देंगे, है ना, इनका बाप उनका बाप, ये लैंग्वेज है आपकी, ये भाषा है आपकी। और फिर कोई पलट के बोल देगा तो कहेंगे कि भाई एंकर ने हमारा संरक्षण नहीं किया, हम के लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार है। ये शुरू आप यहाँ से करते हैं। संस्कार है क्या? आपको इतनी नाराजगी क्यों होती है? सरकार मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे। बचा रहे हैं जिस तरह सरकार को बचाने की कोशिश करी है, मुझे शर्म आती है। अरे आपको तो शर्म आएगी भाई, आपको शर्म इसलिए आएगी क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल एजेंडा आपको पता नहीं होता कि क्या है।
आपको पॉलिटिकल एजेंडा पता नहीं होता कि क्या है। स्वदेशी मतलब पॉलिटिकल एजेंडा वहां चलाइए जहां पर बात ग्लोबल नहीं है, वैश्विक नहीं है। फूंक निकल गया। आपको पॉलिटिकल एजेंडा वहां चलाना है, वहां चलाना है जहां भारत का कोई लेना देना नहीं भाई। पॉलिटिकल पार्टियों। अच्छा जगदीश जी ये बताइए, ये युद्ध क्या भारत ने करवाया है? बात नहीं करते हैं। नहीं जगदीश शर्मा, मुझे इस बात का जवाब दें, क्या ये युद्ध भारत ने करवाया है? तनख्वाह लेनी है, बच्चे पालने हैं, हम तो समझते हैं, पर इस देश के बारे में भी सोच लो भाई। अरे जगदीश शर्मा जी, आने वाली आगे मेरे और अवसर भी यही तलाश कर रहे हैं। 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल पर 115 बढ़ा दिए हैं। अच्छा कह रहे अभी कुछ नहीं बढ़ाया है, हमने उत्पादन बढ़ा दिया। अगर उत्पादन बढ़ा दिया तो ये पैसे क्यों बढ़ा दिए? देश को ये बताओ, कौन झूठ बोल रहा है? ओके, अनंत विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनंत विजय, देखिए राम जी, मैं ऑन ए लाइटर नोट, अनुराग भदौरिया ने कहा कि कंडे संभाल के रख लेने चाहिए, तो इसका इंतजाम तो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है गौ सेवा करके और गौ को एक जगह गौशाला खोल के, तो कंडे भरपूर मात्रा में उत्तर प्रदेश में कम से कम उपलब्ध है। अब बहुत सारे आंकड़े अनुराग जी बोल रहे थे, उन आंकड़ों में मुझे लगता है कि वो तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं और बोल देते हैं। समस्या यही है, अभी भी रूस से सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम कहीं से ले रहे हैं तो रूस से ही ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ईरान भी हमको तेल देने के लिए तैयार है, आज इराक से भी हम तेल ले रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 60 रुपया बढ़ाया गया तो इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। 50 रुपए पहले कम भी किया गया था। अगर एनर्जी हमारे पास बहुतायत में और सस्ते में मिल रहा था तो एलपीजी में 2 बार में 50 रुपए की कमी की गई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर वैश्विक संकट है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। आज इस आपदा के समय में सारे नेताओं को, सारे दलों को एक सुर में बोलना चाहिए। बावजूद इसके मैं देख रहा हूं कि सारे लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, पैनिक का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को इससे बचना चाहिए। अभी आप ही के यहाँ टेलीविजन चैनल पे चल रहा था, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की एनर्जी का संकट नहीं होने दिया जाएगा और घरेलू गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। तो हम मंत्री की बात माने या हम इन नेताओं की बात माने जो गूगल ज्ञान लेकर टीवी चैनलों पर बैठ जाते हैं? चुप रहो यार पत्रकार महोदय, शर्मा जी थोड़ा चुप रहो भाई। जगदीश जी सुन लीजिए, कहा था 6 दिन आएंगे, आए क्या किसी के? अरे जगदीश शर्मा क्या है, कौन रहा है, कौन भरोसा करे इन लोगों को छोड़कर? सबके अच्छे दिन आ गए, 12 दिन में देख लेना, संकट आने वाला, इनके बस की कुछ नहीं है। ये तो हाथ उठा देंगे, ट्रंप के पैर पकड़ लेंगे, जो कर सकते हो करेंगे। कैसी बातें हो रही हैं भाई? अरे जगदीश शर्मा जी देखिए, बिना सिर्फ पैर की बात करने के लिए ये चैनल नहीं है भाई, कहीं और जाया कीजिए फिर। कोई लॉजिक पे तो बात करें ना भाई, कोई लॉजिक पे तो बात करें आप, कोई लॉजिक पे बात करें ना भाई। रेट डबल कर दिया। मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नैरेटिव को सुन के और इनकी बातों को सुन के, मैं अंशु जोशी के पास जाना चाहता हूं, अनंत विजय जी के पास वापस लौट कर आऊंगा मैं, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि ये जो ईरान के ऊपर मिसाइलें छोड़ी हैं वो अमेरिका ने नहीं छोड़ी, भारत ने छोड़ दी। हमला किया है भारत ने, इसलिए जिम्मेदारी मोदी की है, इसलिए जिम्मेदारी भारत सरकार की। अरे भाई, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है, इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, भारत की लड़ाई नहीं हो रही किसी के साथ। और अगर हमारे जहाज वहां से नहीं गुजर पा रहे तो चीन के भी 80% जहाज वहां फंसे हुए हैं, उनको भी संकट हो रहा है। वो यूएस से अपील कर रहे हैं, लेकिन इनका नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जुड़े हुए हैं और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जुड़े हुए हैं। ये विषय है मेरा, तो कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। अपनी जो एलपीजी की कंजम्पशन है साल भर की, वो पिछले साल की 31.3 MMT टन थी और अभी हमारे पास 100 मिलियन बैरल का स्टॉक है। पहले तो हम ये समझे 10% प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है। दूसरा हम ये समझे कि हमारा जो सारा ऑयल एंड गैस सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता है। अभी भी हमारा जो नंबर 1 ऑयल एंड गैस प्लस एलपीजी हम जिससे खरीदते हैं वो देश रशिया है और रशिया के अभी मिलियंस ऑफ बैरल्स हिंद महासागर में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जिस विदेश नीति का हमने पिछले 10 वर्षों में परिचय दिया, हमने जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन को, आउटरीच को बढ़ाया, तो G7 के जो शक्तिवान देश है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, खड़े हुए हैं। इसके अलावा अल्जीरिया,
कनाडा और जापान जैसे जो देश है वो हमारी, वेनेजुएला जैसे देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, यूएस तैयार है और हम आउटरीच लगातार बनाए हुए हैं। अच्छा, ये बात हो रही थी कहीं कि कब कीमतें कम हुई हैं, तो मैं आपको बताऊं जुलाई 2024 में सरकार ने 30% पर सिलेंडर कम किए थे, अगस्त में फिर 30 रुपए कम किए थे और सितंबर 2025 में 51 रुपए कम किए गए सिलेंडर में। तो अब जिस प्रकार की स्थितियां और ये ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए जो एक प्राइस होती है उसको देखते हुए आप अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों को, राज्य के स्तर पर भी कीमतों को निर्धारित करते हैं। तो हम ये समझे कि ये युद्ध का जो असर है ये सभी देशों तक पहुंच रहा है, पर भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, जैसे कि हमारे मिनिस्टर भी कह रहे थे, हमने अपने आप को महफूज रखा हुआ है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट है। तो मेरी यही सबसे एक निवेदन होगा कि अफवाहों को फैलाने की बजाय हम फैक्ट्स चेक करें और ये समझे कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। और अभी हम सुदृढ़ स्थिति में हैं, अभी हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लकड़ियों की या कंडों की जरूरत पड़ेगी। जी राम। और दूसरी बात, निवान के पास मैं जाना चाहता हूं, अभी सरकार की तरफ से जो जानकारी है लगभग 40% ये हॉर्मूज से होकर गुजरता है हमारा टोटल ऑयल में से, तो 60% तो पहले ही बाहर हो गया वहां से। लेकिन आप, निवान शर्मा की पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सारा का सारा संकट जो क्रिएट किया है वो नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मोदी की वजह से देश की जनता भुगत रही है? ये युद्ध हमने करवाया क्या? क्या है आपका ऑफिशियल स्टैंड? ये भारत ने युद्ध कराया है क्या? देखिए राम मोहन जी, इसके तथ्य हैं। हाँ, क्या तथ्य? हमारे ऑफिशियल स्टैंड की बात नहीं है। अगर आज देश के अंदर कोई भी देश में जो इस समय उत्पन्न हुई समस्या के ऊपर अपनी आंखें बंद करता है तो वो देश विरोधी है। आप भारत के आसपास या विश्व में कोई भी ऐसे देश जो हैं जिनके ऊपर इस संकट का असर है, उनको अगर आप देख लेंगे, वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह का लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह का माहौल बना रहे हैं। चाहे आप छोटे से छोटा, जैसे वियतनाम हो गया, जैसे आपका थाईलैंड हो गया, जैसे ये छोटे छोटे मलेशिया हो गया, ये जो देश हैं वो अपने देश में जैसे तैयारी कर रहे हैं, हमें उनसे सीख लेना चाहिए। क्या तैयारी कर रहे हैं? मुझे थोड़ा बताइए ना, क्या सीख लेना चाहिए, मुझे समझाइए थोड़ा, दर्शकों को भी समझाइए। उसी पे ही आ रहा था मैं। हाँ। आज हमारे देश पे जो हमारी सरकार है वो पहले तो गलत विदेश नीति अपनाती है। वो उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं और जो लोग आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस है दूसरी कंट्री से वो खराब करने की और इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अगर सरकार की बात मान भी लें कि सरकार कह रही है, हम ना पहले उस पे आइए ना, क्या सीख लेनी चाहिए? हम तो समाधान की ओर जा रहे हैं, आप कह रहे थे सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए वियतनाम से, मलेशिया से? पहली आपकी फॉरेन पॉलिसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपकी लगातार फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है। नहीं, आप तैयारी की बात कर रहे थे अभी फॉरेन पॉलिसी पे मत जाइए। अभी ये कहिए, आप जो समझा रहे हैं कि देश को सीख लेनी चाहिए वो समझाइए। राम मोहन जी, मुझे बोलने तो दीजिए। तो आप समझा ही नहीं रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी पे चले गए। आपने कहा कि इन देशों से जो तैयारी कर रहे हैं उससे सीख लेनी चाहिए। मैंने कहा क्या सीखना चाहिए, तो आप समझाइए। राम मोहन जी, यही प्रॉब्लम है, आज देश में कोई सुनना नहीं चाह रहा है। अरे मैं तो पूरा सुनना चाह रहा हूं, लेकिन आपके पॉइंट को सुनना चाह रहा हूं। आप फर्स्ट पॉइंट से जंप करके थर्ड पॉइंट पे जाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं आप समझाइए कि वियतनाम से भारत को क्या सीखना चाहिए तैयारी के मामले में। सर, मैं आपको बता तो रहा हूं। हाँ, आज देश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे वो दोनों के साथ न्यूट्रल खड़े हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएस हो। वो और हम क्या कर रहे हैं? वो ईरान से भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट, नहीं, हम न्यूट्रल नहीं खड़े। दूसरी बात, आज हम अगर हमारे देश में, आपको पता है कि पड़ोसी देशों में आग लग गई है, वहां पे पेट्रोल की किल्लत हो गई है, तो आप अपने देश में स्टॉक करने की बजाय, तैयारी करने की बजाय आप 90,000 टन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? किसको मुनाफा पहुंचाने के लिए? आज आपको पता है कि बांग्लादेश में ऑयल सप्लाई में किसका रोल है, बांग्लादेश में एनर्जी सप्लाई में किसका रोल है? आपके प्रिय मित्र का रोल है। तो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए यहाँ पर भी आप अपने प्रिय मित्र का। विजय शर्मा जी, रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। बांग्लादेश को तेल दे रहे हैं, आपके पास एक्सेस तेल है क्या? विजय शर्मा जी। देखिए राम जी, पहले तो मैं इनके कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना, किस तरह से भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, ये देखिए, ये सुना देता हूं। रेणुका जी क्या बोल रही है जी। नहीं, आप बोल दीजिए, ऐसे बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बनाया जा रहा है गरीबों का। आप बांग्लादेश का जवाब दीजिए ना। पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश को तेल क्यों दे रहे हैं भाई, इतना ज्यादा है? ये रेणुका चौधरी नहीं बताना नहीं, मैं तो तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ। ये विदेश नीति पे बात करने वाले, ये हिलेरी क्लिंटन है। ये देख लीजिए, ये किस तरह से हमारे असम कृष्णा साहब विदेश मंत्री बैठे हैं और वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप ईरान से
क्रूड किसके ऑयल फायदे मत के लिए? खरीदो और 11% कम कर दिया था उस टाइम। अमेरिका बार बार जो है इनको बार बार कोई पॉइंट बता रहे ये हैं, जो बात जो कहते हैं स्वाभिमान की बात है करते हैं, जो विदेश नीति पे उपदेश दे रहे हैं, जो जगदीश जैसे लोग बैठे यहाँ सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अडानी के यहाँ भी अडानी को फायदा करा तो अडानी तुम्हारा चाचा रह गए, तुम्हें देश नहीं दिखता। ये सबसे पुरानी पार्टी के नेता इस तरह से बात बोल रहे हैं। तुम्हें यही भाषा समझ में आती है? बैठा दिया जेब जो कतरो, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तड़ी पारो। अरे क्या भाषा बात कर रहे हैं? अरे क्यों इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? जगदीश शर्मा प्लीज, तुम नेता हो, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा ये फालतू बात। अरे मैं बताता हूं आपको, एक विषय पर इस चैनल पर बात हो रही है, उस विषय पे बात होगी। अगर आपकी लैंग्वेज में ये गाली गलौज है, ये देखिए, अगर लैंग्वेज में ये गाली गलौज है तो वो रिवर्ट कोई करेगा अभी, तो फिर आप फिर कहेंगे कि देखिए विपक्षी पार्टी को ये गाली सुनवा, ये मैं नहीं होने दूंगा। हरियाणा की बेटी, दलित बेटी करोड़ों रुपए के आरोप लगा रही है, ब्राइब दिए। नहीं, मैं वापस आऊंगा, वापस तेल पे आइए, वापस तेल पे आइए, वापस गैस पे आइए विजय जी। ये भ्रष्टाचार का आरोप मैं क्लियर बोल देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी है, खराब लैंग्वेज पे नहीं जाने दूंगा ऑन एयर। सबसे बड़ी बात बेल के ऊपर है। जब इनका रास्ता, जब भी ये जेल में जाते थे, आज भी जेल में जाते हैं, आज भी इनके ऊपर आरोप है। ये हमें इन्हें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, ये भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय बन गई है। लेकिन वापस आप सवाल को स्किप कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें करते उस भाषा और विदेश नीति के आड़ में वो सवाल स्किप कर रहे हैं जो निवान ने पूछा है कि भाई बांग्लादेश को तेल देने की क्या जरूरत है अभी, क्यों भेज रहे हैं बांग्लादेश को डीजल? राम जी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं, हमें निभाना पड़ता है, हम बड़े देश हैं, हम जिम्मेवार देश हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती है, विदेश नीति देखनी पड़ती है हमें। आपको पता नहीं है क्या? ये यहाँ टीवी चैनल के ऊपर डिस्कस होता है क्या सब कुछ? ये तो इनका काम क्या है? इनका देश विरोधी बातें करना है, देश विरोधी बातें करो यहाँ बैठ के, और क्या होता है इनका? आप मुझे बताइए, हमने नेपाल की सहायता नहीं की है क्या हमेशा से? नेपाल के साथ हमेशा से हम सहायता करते आए हैं। अनुराग भदौरिया, हम ऐसे हमने श्रीलंका की मदद की थी। ठीक है अनुराग भदौरिया, निवान 1 सेकंड, मैं आनंद विजय जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया इसको कहते हैं अनुराग जी। हमने वो समय भी देखा है, अमेरिका ने लिखवा के लिया था जब गेहूं दिया था हमें, ये जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का। आपका जवाब आ गया, अनुराग जी बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, राम मोहन जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था और उसी बांग्लादेश को हम तेल सप्लाई करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। वाह भैया, उस समय छाती पीट रहे थे, तब भी हम कह रहे थे लाल आंखें दिखाइए, वहां हिंदुओं को मारा गया। हिंदुओं के लिए क्या किया जो छाती पीटो ईरान में? और अभी आपको याद आ गई है, उस ईरान में जो नेता, उनका धार्मिक नेता मारा गया, उसके लिए छाती पीट रहे हो। आप बताइए, जिसने कश्मीर के बारे में बोला, जिसने 65 में 71 में युद्ध भेजे, कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपसे पूछा जा रहा तेल के बारे में, तो बताया हरियाणा में ये भ्रष्टाचार हमारे खिलाफ, ये भ्रष्टाचार हुआ, आपको पता है नहीं, आए बाएं साए बोलते हो, आप क्यों ऐसी बातें करते हो क्या? हमारे जवाब जवाब आप अनुराग जी का टर्न है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट विजय। आपको पता नहीं तेल कहां से आता है? बोलते रहते हो अनुराग भदौरिया, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, क्या पता है? कुछ पता नहीं है, कहानी पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, एबीसीडी बता रहे हो, पहाड़ा कमाल है। आपको एबीसीडी बताओ, आप कह रहे 2 दूनी 4 2 3 कमाल है भाई। आपसे बोले गिनती बताओ तो आप कह रहे नहीं, हम इनको बताएंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बताइए कि आप अपने पास तो तेल की किल्लत है या जो भी है, फिर बांग्लादेश को आप तेल क्यों सप्लाई दे रहे हो जो हमारा दुश्मन रहा है? अभी हमने बांग्लादेश छोड़ो, नेपाल की सहायता की, हमने श्रीलंका की सहायता की, हमने किस देश की जवाब नहीं दे पा रहे हो आप? एक बात, हम दूसरी भूटान की बात सहायता करते आपसे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, किसकी नहीं करते हम? जिस अमेरिका दूसरी बात हम पे क्या पहली ऑर्डर बात का भी चलाएगा, देखिए, दूसरी बात का भी आपका हमें जवाब दे बताएगा दिया। हमें किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना है। कौन ऑर्डर चलाएगा, किसका ऑर्डर है? जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था रशिया के साथ, जब आनंद विजय जी के पास अमेरिका और ईयू ने हमारे ऊपर दबाव डाला था, ऑयल वहां से मतलब हमने ऑयल लिया, पर हम ऑयल नहीं खरीदते थे, नाम मात्र का खरीदते थे रशिया से। हमने 30 से 40% लिया गलत बता रहा हूँ, गूगल से आपको खोजना पड़ेगा कंडा। हम तो कंडा पाथने वाले लोग हैं, हम तो कंडा पाथ के कंडा बना लेंगे। आप नोएडा में गूगल करके कंडा खोजेंगे, गूगल कहाँ कंडा मिलेगा, गूगल करो, कौन दे जाएगा डिलीवरी, तब आपको डिलीवरी मैन खोजना पड़ेगा गूगल के लिए, हमको नहीं खोजना पड़ेगा। ओके विजय जी, 1 सेकंड, आनंद विजय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खाना बनाएंगे
अनंत विजय जी आपको खोजना पड़ेगा गूगल करके कंडा वाला कौन है। अरे क्यों यहाँ ले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया? ऐसा संकट भगवान ना करे कि आए किसी के सामने। ओके, अनंत विजय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनंत विजय जी ओके। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि खाने की दिक्कत होगी तो मैं तो अनुराग भदौरिया के यहाँ चला जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक और गलत बात अभी आपके चैनल पर बोली गई कि सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को ऑयल सप्लाई कर रही है। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का हिस्सा, अंशु जोशी जी से पूछ लीजिए। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी से बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई करने का एग्रीमेंट 2023 में हुआ था और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। इसके तहत उनको सप्लाई दिया गया है और नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी जो है वो नवरत्न कंपनी है और सरकार की कंपनी है। इसमें ऑयल इंडिया का 66% स्टेक है और सारा जो है वो PSU है। तो ये गलत बात है। विवान जी जैसे लोग, खैर विवान जी तो बोलते हैं, मैं उनकी बात को नहीं काटता। उनके पास भाई कहीं से आया होगा कागज पत्तर, वो बहुत दिखाते रहे, 10 साल से कागज ही दिखाते रहे कि इस नेता पर, प्रणब मुखर्जी पर इतना, शरद पवार पर इतना, इस पर इतना। तो मैं उनकी बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि नहीं, अगर फैक्ट ये है तो निवान को जवाब देना चाहिए भाई। वो आप तो कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को फायदा, वो फैक्ट चेक कर रहे हैं अनंत विजय जी के PSU सेक्टर की कंपनी है भाई। देखिए राम मोहन जी, हमारे देश में PSU सेक्टर्स पे किन लोगों का कब्जा है आप सब जानते हैं। कौन कौन डीलर्स है, वो सब जानते हैं। अब आगे सुनिए, किस हद तक सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि बड़े से बड़े देश ने इस स्थिति में अपने पुराने एग्रीमेंट्स को रिवर्स कर दिया। रशिया जो हमें डिस्काउंट देता था, रशिया ने मना कर दिया, हम डिस्काउंट नहीं देते। निवान जी, एक देश में कहा जिसने अरे तो आज हम परिस्थिति पहुंची कहां है निवान, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे घर पे बैठ के? ये तो सरकार का स्टॉक डिसाइड करेगा। मैं आपसे केवल आपको मालूम है कि स्टॉक खत्म हो गया, सरकार के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त डीजल है, पर्याप्त पेट्रोल है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप मुझे इतना बता दीजिए, बांग्लादेश भारत के साथ कब खड़ा हुआ? ये जनरलाइजेशन मत किया करिए सर। हुआ जो हम इस स्थिति में बांग्लादेश, दिल्ली की राजनीति नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स चल रहा है सर। दिल्ली में इस तरह के बयान चल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिक्स में इस तरह के बयान नहीं चल पाएंगे। हमारे और कोई इंटरनल क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश खड़ा हुआ हमारे साथ। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, क्या बांग्लादेश ने सुनी हमारी? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां के लिए कुछ किया? आज हम जब ऐसे क्राइसिस आ गए तो बांग्लादेश को तेल दे रहे हैं। अरे कुछ तो लॉजिक लगाओ आप। भाजपा के लोग जवाब देंगे, मैंने तो आपको फैक्ट ऑफ द मैटर बता दिया क्या है। मग्न हो चुके हो, सब कुछ भूल चुके हो। माननीय अनंत जी, कुछ तो लॉजिक लगाओ। आज हमारी लॉजिक लगाए हुए रखने की जरूरत है। हाँ। अगर आपके पास एक्सेस तेल है तो अपने लोगों के लिए रिजर्व रखिए। बांग्लादेश को क्यों दे रहे हैं आप? हमारे देश के लोग भर देंगे पैसे, 90 रुपए 100 रुपए का तेल हमारे देश के लोग भर देंगे, बांग्लादेश को क्यों दे रहे हो आप? एक लॉजिकल आंसर तो दे दो आप। पूरी दुनिया में जो है एग्रीमेंट रिवर्स हो गए। आज रशिया में डिस्काउंट। ओके निवान, 1 सेकंड अनंत विजय जी, फाइनल कमेंट। हमारा एग्रीमेंट है और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से देश ने अपने किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को रिवर्स किया हो? एक देश का नाम आप बता दीजिए। आपके पास एक देश का नाम नहीं होगा। ये सर सीलमपुर विधानसभा का पॉलिटिक्स नहीं है। सर्वाइवल से ऊपर हो गया क्या एग्रीमेंट? हमारे देश के सर्वाइवल से ऊपर हो गया एग्रीमेंट। अरे भाई, सर्वाइवल का संकट नहीं है, यही तो सरकार आपको समझा रही है और आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई खुफिया इनपुट आया है कि भाई स्टॉक खत्म हो गया सरकार का। इसी अफवाह से बचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के लिए यही महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरकार जो कह रही है उसकी बात पर अभी इसलिए विश्वास किया जा सकता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी स्थिर हैं, अभी बढ़े नहीं है। बाकी देशों में बढ़े हैं, हमारे यहां अभी नहीं बढ़े। वो अगर अचानक 10-20 रुपए बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि हाँ संकट बड़ा आने वाला है, लेकिन अगर स्थिर है तो इसका मतलब है कि व्यवस्थाएं अभी ठीक ठाक चल रही है। संकट वैश्विक है लेकिन डायरेक्ट उपभोक्ता पर, आम आदमी पर अभी इंपैक्ट नहीं है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।